नमस्कार। आज हम अपने देश के चारों तरफ की क्या परिस्थितियां हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किन षड्यंत्रों का हमें सामना करना पड़ रहा है और यदि हम इसे थोड़ा सा लिबर्टी लें कि ये सब आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो गया है, तो इन आसुरी शक्तियों से हम कैसे निपटेंगे। क्या हमारा वैदिक ज्ञान, क्या हमारा अखंड हिंद भारत का ज्ञान कुछ इसके लिए समाधान दे रहा है क्या? इस बात को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, इस बात को हमें बारीकी से करना पड़ेगा, तभी जो है हम सही मामले में कुछ कर पाएंगे। आइए इसे सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली। अंग्रेजों ने अपने चुने हुए व्यक्ति को अपने नियम कानून, जो कि उन्होंने 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया था, उसके तहत अपने चुने हुए व्यक्ति को, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें सत्ता ट्रांसफर की, उन्हें पावर ट्रांसफर किया, और वो भी एज ए डोमिनियन स्टेट। नेहरू ने इस उपकार का पूरा फायदा अंग्रेजों को पहुंचाया। उन्होंने जो ड्राफ्ट संविधान, जो कि माननीय B.R. अम्बेडकर को सौंपा, उसमें 433 आर्टिकल थे और यह ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू और उनके 6 साथियों ने मिलकर बनाया था। इस संविधान में 80% क्लॉजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे। ड्राफ्ट कमेटी में भी चूंकि यह प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आर्टिकल 333 जैसे घृणित, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हर पार्लियामेंट में दो और हर विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन नामित किया जाए। क्यों नामित किया जाए? बिना किसी लॉजिक के इन्होंने ये कार्रवाई की। इन्होंने अंग्रेजों और के नियम कानून यथावत अडॉप्ट कर लिए, जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, जो भारतीय जनता को अपमानित करने के लिए, उसे शोषित करने के लिए, उसे गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। इस नियमों और कानूनों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी थी, वह लॉर्डशिप के साथ थी। वो निर्णय ले तो ठीक, निर्णय ना ले तो ठीक, गलत निर्णय ले तो ठीक, किसी को जबरन फांसी पर चढ़ा दे तो ठीक। ऐसी ब्यूरोक्रेसी को बिना अकाउंटेबिलिटी लाए हमने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। हमने जो जुडिशियल व्यवस्था भी अडॉप्ट की, वो राजनीतिक मेहरबानी वाली जुडिशियल व्यवस्था को अडॉप्ट किया। तमाम सीमाओं के बाद हमारी जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन्हें हृदय से सैल्यूट करता हूं। इसके बाद 101 घृणित कृत्य किए, घृणित कानून बनाए, धोखा दिया, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया। मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा जो है पीछे ले जाना चाहूंगा। आप सेशन के पहले के पीरियड को देखिए कि चुनाव कैसे होते थे। यह कांग्रेस अपने गुंडा मवालियों की टीमें बनाते थे, जिनका काम बूथ कैप्चरिंग करना होता था। बूथ पर हिंसा होती थी। इनके लठैत उन लोगों को वोट डालने के लिए नहीं पहुंचने देते थे जो इनके पक्ष में नहीं होते थे। इन्होंने किताबों से लेके हर चीज जो है गलत लिखवाई, जिसमें भारतीयों का अच्छा काम था उसे छिपा लिया गया।
यह एक विडंबना का विषय है। ऐसे लोग जिन्होंने इस घृणित काम में साथ दिया, उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। उन्हें उन तमाम कमेटियों में रखा गया कि जो साहित्य, जो किताबें, जो ज्ञान इनके इस सांठगांठ से मेल नहीं खाता था, उसे पब्लिश नहीं होने दिया। इन्होंने इन नंबर ऑफ किताबें, एन नंबर ऑफ मूवीज को बैन किया। तो ये डेमोक्रेसी के मसीहा नहीं थे, ये दुष्टता के मसीहा थे। कश्मीर का जो बड़ा कांड हुआ, उस समय कांग्रेस सपोर्टिव रोल में थी। बीपी सिंह की सरकार थी जिसने दुष्टतापूर्वक मुफ्ती सईद को गृह मंत्री बनाया और दुष्ट मुफ्ती सईद ने एक के बाद एक जो है, पहले अपनी बच्चियों का जो है फर्जी किडनैपिंग दिखा के टेररिस्ट को छोड़ा और इसके बाद जो है ढेर सारे टेररिस्ट को छोड़ा। फारूक अब्दुल्ला, जिसका यह संवैधानिक जिम्मेवारी थी चीफ मिनिस्टर होने के नाते कि इस तरीके का जनसंहार, वो भी सुनियोजित, वो भी पाक सपोर्टेड, जहां से आईएसआई और इन सब के द्वारा AK-47 ढेर सारे भेजे गए और मंदिर मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ। यदि इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो फारूक अब्दुल्ला ने इसे रोकने के लिए भारत शासन से, आर्मी से, और जो ऑलरेडी कलेक्टर के पास अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो आर्मी को रिक्विजिशन कर सकते हैं आपात समय में, रिक्विजिशनिंग आर्मी इन द एड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उस जैसी चीजों का भी उपयोग नहीं किया। एक के बाद एक षड्यंत्र होते रहे, यह षड्यंत्र जारी रहे। अब कुछ बात प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की कर लें। हम डिमोनेटाइजेशन लेके आए, 4-5 बहुत अच्छे राष्ट्रीय उद्देश्य उसमें सम्मिलित थे। वो सभी उद्देश्य की पूर्ति हो गई होती यदि 2016 में जो पत्र मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा था, उसमें 18 बिंदु थे। उसका एक बिंदु इस बारे में भी था कि आप सभी लोगों के अकाउंट खोल दीजिए और ये एक्सचेंज ड्रामा को बंद करिए और उसकी जगह लोग बाग अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा करें और जितना है उतना जमा करें। यदि वो एक साथ जमा नहीं कर पाए हैं, कुछ पैसा रह गया है, तो पहली बार वो पूरा पैसा क्यों जमा नहीं कर पाए, यह भी उनको लिखित में देना होगा। हर जगह पर POS मशीन्स जो है लगाने का मैंने उसमें अनुरोध किया था। हमने ये भी कहा था डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है युद्ध स्तर पर छपवा के लोगों को दे दिए जाएं, तो और हम मोबाइल ATM और उस तरीके के ढेर सारे कॉन्सेप्ट उसमें जो है ना 18 कॉन्सेप्ट उसमें दिए गए थे। यदि उनका पालन किया जाता तो सभी पैसा अकाउंट में आता। हम उसके पीछे वो पैसा कहां से आया है इसको आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन संभवतः उद्देश्य कुछ दूसरा था। क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या ये अपोजिशन का पैसा ड्राई हो जाए जिससे चुनाव में लाभ मिले? अन्यथा बहुत आसानी से डिमोनेटाइजेशन के पीछे जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति बड़ी आसानी से हो सकती थी यदि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे द्वारा लिखे गए 2016 के पत्र के जो है बिंदुओं का पालन कराते। और ऐसा ही नहीं, हमने उनके एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी फोन लगा के निवेदन किया और मुझे बहुत कष्ट हुआ जब मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि आपका ग्रेवेंस मैंने संबंधितों को भेज दिया है। अरे, देश की समस्याओं को सॉल्व करने के सुझाव वो हमारे ग्रेवेंस नहीं थे, वो आपके हित के लिए थे। यह एक पॉलिटिकल धृष्टता और दुष्टता है कि हम इंडिविजुअल अनोनिमस बॉन्ड लेके आए और जहां हमने 1,78,000 करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पर इन बड़े लोगों के, इंडस्ट्रीज के जो है वो कर्ज माफ किया, उसको राइट ऑफ किया। उसी पैसा को हमने एनोनिमस बॉन्ड के नाम से
रीरूट कर लिया। ये क्या दुष्टता है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट फंड में जो अंग्रेजों ने दुष्टतापूर्वक एक जानबूझ के उस पर पीछे पर्दा रखा हुआ था, ट्रांसपेरेंसी से बुक किया था, वो सब जो है ओपेक यथावत रखे हैं, उनको अपारदर्शी बना के रखा। जनता को उन्होंने जो पैसा दिया है देश के हित के लिए दिया है, माननीय प्रधानमंत्री में ट्रस्ट करते हुए दिया है। माननीय प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो पब्लिक डोमेन में वो जानकारी होना चाहिए और उस पैसे का पूरी तरह से सदुपयोग होना चाहिए। 2017, 18, 19 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब उसके सामने PIL लगाई गई कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, तो इस देश के कानून के निर्माता अनपढ़ गंवार और अपराधी क्यों? शायद आपको यह जानकारी होगी कि 2019 में 2017 में जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा माननीय जो है पार्लियामेंट्स को अनुरोध किया गया था कि मैं जो है PIL से सहमत हूं, ये पार्लियामेंट का दायित्व है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये फॉर्मल अनुरोध जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा माननीय पार्लियामेंट से किया गया। पार्लियामेंट का हृदय नहीं पसीजा। 2019 में जो हमारी पार्लियामेंट गठित हुई, यह लज्जा का विषय है। उसमें 42% अपराधी चरित्र के लोग थे और 29% तो जघन अपराधों के अपराधी थे। हत्या, डकैती, लूट, रेप, किडनैपिंग, क्या दुष्टता है? यदि माननीय नरेंद्र मोदी 2017 में ही उस कानून का लाने की कोशिश करते, यदि अपोजिशन उसको ब्लॉक भी करती तो अपोजिशन एक्सपोज होती। आपकी नीयत पे कोई संदेह नहीं करता। आज 2017 से 5 साल बीत जाने के बावजूद भी अब अपन यूपी चुनाव की बात कर लेते हैं कि 2022 का जो यूपी का चुनाव हुआ है, मैं ये मानता हूं कि यह आसुरी शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से एक लड़ाई थी और हर जगह पे, हर सीट पर योगी जी और मोदी जी का चेहरा लड़ रहा था। फिर क्या वजह है कि हमने भर भर के अपराधियों को टिकट दिए? क्या आपको मालूम है कि 2017 में जो यूपी की विधानसभा गठित हुई थी उसमें 143 MLA आपराधिक चरित्र के थे और 2022 में जो विधानसभा गठित हुई है इसमें 62 अब जो है अपराधी चरित्र के लोग बढ़ गए हैं। अब 205 जो है विधायक आपराधिक चरित्र के हैं। यह लज्जा का विषय है कि हमारी विधानसभा में 50% से ज्यादा आपराधिक चरित्र के लोग बैठेंगे। क्या वजह है कि इन 5 सालों में हमने वो नियम कानून बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? जहां शासकीय कर्मचारी 35-35, 40-40 साल अपनी सेवाएं देते हैं, 2004 के बाद उन्हें पेंशन का हक नहीं है। लेकिन इन दुष्ट नेताओं ने अपने लिए भर भर के पेंशन रखी है। मुझे बताया गया है कि अजीत जोगी की पत्नी 7 पेंशन पा रही है। ये क्या राजनीतिक दुष्टता है? इस विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि ये राजनेता दिखाने के लिए कुछ भी बताएं, लेकिन इनकी असली नीयत जो है एन केन प्रकारेण सत्ता में काबिज करना है। तो कोई छोटा असर हो सकता है, कोई बड़ा असर हो सकता है। कांग्रेस बड़ा असर हो सकती है, अखिलेश यादव बड़े असर हो सकते हैं,
लेकिन छोटे असुर तो ये भी हैं। अन्यथा जो गलत कानून नेहरू ने दुष्टतापूर्वक एज इट इज अडॉप्ट कर लिए, जो व्यवस्था नेहरू ने एज इट इज अडॉप्ट कर ली, जो उन्होंने तो जो है लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बना के रखा। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान उससे ज्यादा समझदार था। लेकिन जो कुछ भी किया गया वह हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किया गया, चाहे हमारी नासमझी ही क्यों ना हो, हमारे बोर्ड से चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा वो सब कार्रवाइयां की गई। आज की डेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको वो शक्ति प्राप्त है कि जो गड़बड़ियां अब तक की गई हैं उन गड़बड़ियों को वो दूर कर सकते हैं। आवश्यकता होती है तो हम अपने पार्लियामेंट को पूरा 365 दिन साल भर में चलाएं, लेकिन अब वेट नहीं किया जा सकता है। क्या वजह है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता बहुत उचित विषयों पर, चाहे वो 44 आर्टिकल हो जिसके तहत जो है समान नागरिक संहिता लाने की बात कही हो, या आर्टिकल 25 को इंप्लीमेंट करने की बात कही हो, क्या वजह है कि हम जो है अपने लोगों से रिट पिटीशन लगवा रहे हैं, न्यायालय में पिटीशन लगवा रहे हैं, और शक्ति प्राप्त होने के बावजूद भी यही काम जो हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसका सिर्फ इशारा इस पर साफ है कि छोटा असुर और बड़ा असुर का जो है फेर हो सकता है, लेकिन इस व्यवस्था में सभी असुर हैं जो अपने आप को सत्ता में लाने के लिए लड़वा सकते हैं, जनसंहार करा सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को झोंकने के बाद राजनीतिक प्राथमिकता के कारण अपने ही कार्यकर्ताओं को मरने पर, उनका बलात्कार होने पर उन्हें न्याय नहीं दिलाते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री है और उसके प्रेशर में ऐसा हो रहा है तो कानून ने पर्याप्त प्रावधान किए हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर मीडिया के सामने रोते हैं, लेकिन संविधान ने उन्हें शक्ति दी है कि ये वेस्ट बंगाल की सरकार संवैधानिक व्यवस्था से नहीं चल रही है और वहां पर संविधान की मशीनरी की फेलुअर है। आर्टिकल 356 को इन्वोक किया जाए और जिस संविधान के जरिए ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी हैं उसी संविधान के दायित्व जो कि शेड्यूल 7 लिस्ट 2 में दिए गए हैं उसका पालन ना करने के कारण उनकी सरकार को गिरना चाहिए। कम से कम माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतनी जिम्मेवारी तो बनती ही है। क्या हमारे ऊपर राजनीतिक दुष्टता इतनी सवार है कि हम किसी को भी सैक्रिफाइस कर देंगे? हमें सत्ता में बने होना रहना चाहिए, हमारा महिमा मंडन होना चाहिए। मेरे ख्याल से यह इस बात का प्रतीक है कि हम चारों तरफ से आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यह याद दिलाया था कि आसुरी शक्तियां बलवान होंगी, धर्म जो है खतरे में पड़ेगा और धर्म की रक्षा के लिए और अधर्मियों को नष्ट करने के लिए भगवान को स्वयं जन्म लेना होगा। हमारे वेद और हमारा ज्ञान, कॉस्मिक ज्ञान इस बात को कह रहा है कि इन आसुरी शक्तियों से आप सीधे नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें दुष्टता सवार है, इनकी चमड़ी मोटी है, यह आपको नष्ट कर देंगे, आपको जो है ना तबाह कर देंगे और
अपने ही गुंडा मवालियों को भेज के आपके शांतपरी तरीके से किए जाने वाली चीजों को वो उसमें गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें लाठियां भांजने का मौका पैदा करेंगे, उसमें गोली चलाने का मौका पैदा करेंगे। लिहाजा हमें अपने वैदिक ज्ञान पर जाना चाहिए जो कहता है कि आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए आपको अपने आप से अस्त्र शस्त्र और वरदान से सुसज्जित करना होगा। आप याद करें, हमारे मनुष्यों ने उस समय तपस्या की, ब्रह्मास्त्र शिवास्त्र देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान से सुसज्जित होकर इन आसुरी शक्तियों को पराजित किया। आज की व्यवस्था उसी तरीके की आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, जिन्होंने मोटी खाल कर ली है। जहां पे एक चपरासी को सचरित्र होना चाहिए, वहां दुष्टतापूर्वक लोगों अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। दुष्टतापूर्वक उन अपराधियों को हम योगी और मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन योगी और मोदी इस देश के साथ गद्दारी करके अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। जब उनका ही चेहरा हर तरफ लड़ रहा है, तब ये क्या मजबूरी है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब जो है चमत्कार होने वाला है, कॉस्मिक शक्ति आने वाली है, और इस चीज को विस्तार से जानने के लिए, जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप YouTube में क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। उसमें जो ढेर सारे वीडियोज ऑडियोज हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए, उसमें अपने कमेंट लिखिए। मुझे जो भी अच्छे वीडियोज दूसरों के भी मिलते हैं, मैं उसे कम्युनिटी पे शेयर करता हूं। तो आपके द्वारा न केवल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब किया जाए, बल्कि उसके नीचे सब्सक्रिप्शन वाले नॉब को दबा के आप जो है उसके जो कम्युनिटी पे चीजें शेयर की जा रही हैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक सुने, अपने कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं उनका जवाब भी दे पाऊं और आपके अच्छे सुझावों को अपनी रणनीति में सम्मिलित कर पाऊं। जैसे ही क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप लॉन्च होता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप फॉर्मली उससे जुड़िए। अब हम आज के इस वक्तव्य में इन आसुरी शक्तियों से कैसे लड़ा जाए, क्या हमारी रणनीति होगी और इस रणनीति में आपका नुकसान नहीं होगा, ये हमने ध्यान रखा है। बल्कि आप जो भी आज आप काम कर रहे हैं वो आप काम कर पाएंगे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय जो हम तपस्या करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करते थे, देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे, आज की तपस्या। नमस्कार, एक बार फिर से दोहराते हैं कि ऊर्जा केंद्र कैसे काम करेगा। तो ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। तो आप जानना चाहेंगे कि ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में क्या फर्क है। तो ऊर्जा केंद्र का काम है कि वह अपने प्रभाव क्षेत्र के चिरपरिचित लोगों से संवाद करे और उनको जो है एनर्जीकृत करे और उनके अंदर की नकारात्मकता, निराशा और जो बेबसी है उसको बाहर निकाल के उनको संकल्पित करे। इससे एक बहुत बड़ा फायदा निकलेगा कि वह ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से अपना काम कर सकेंगे, उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इस प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण वह उनका आउटपुट बढ़ेगा और उनको आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। तो आओ जो है इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या इसमें हर कोई जुड़ सकता है? तो यस, इसमें आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अभी लगभग 2.5 लाख लोग मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सभी 2.5 लाख लोगों से आज निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करें। तो और जब ऊर्जा केंद्र की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से दोहराता हूं मैं कि आप ऊर्जा केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं है। तो प्रचार केंद्र नए व्यक्तियों से बात करता है, ऊर्जा केंद्र अपने चिर परिचितों से बात करता है।
आप यह भी मानेंगे कि हम लोग अपने काम में व्यस्त रहने के कारण अपने लोगों से काफी समय तक बात नहीं कर पाते हैं। इस ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था में चूंकि हम उनकी सूची बनाएंगे और उनको एक एक करके कांटेक्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम जो है अपने ऐसे पुराने संबंधों परिचितों से बात करेंगे जिनसे लंबे अरसे से हमारी बात नहीं हुई होगी। तो ऊर्जा केंद्र से की व्यवस्था को बताने के पहले एक बार हम उनके फायदे को दोहराना चाहेंगे कि ऊर्जा केंद्र से आप सबसे बड़ा फायदा है कि आप वही काम कर रहे हैं जो आज आप कर रहे हैं, मतलब आपको कोई नया काम नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप के अंदर की निराशा गायब होगी, आपके अंदर की नकारात्मकता गायब होगी, आपके अंदर की बेबसी गायब होगी और आप एक नई ऊर्जा का एहसास करेंगे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो आज आप कमा पा रहे हैं उससे ज्यादा कमा पाएंगे। आप अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों से, जिनसे लंबे समय से संभवतः आपकी व्यस्तता के कारण आपको बात करने का मौका नहीं मिला होगा, उनसे आप बात कर पाएंगे। तो सामान्य तौर पर जब हम अपने लोगों से भी बात करते हैं तो हम बात करने किसी काम से बात करते हैं, और जब हम काम से बात करते हैं तो हम पहले जो है ना कुशल क्षेम जो है एक फॉर्मेलिटी के बतौर पूछते हैं, और फिर धीरे से जो है जिस काम से हमने फोन किया है उस पर हम पहुंचते हैं। तो उसका जो लेवल होता है वो ये रहता है, और चूंकि आप उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका लेवल ये होता है। जब आप ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे तो ऊर्जा केंद्र में आप जो है अपने किसी स्वार्थ से या मकसद से फोन नहीं कर रहे हैं, और आप बल्कि उसको ऊर्जा दे रहे हैं, लिहाजा आपका कद ऊपर होगा, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनका कद थोड़ा सा नीचे होगा। आप अपनी नजरों में अपने आप को ज्यादा सम्मानित महसूस करेंगे, क्योंकि आप खुद अपने स्वार्थ के लिए कोई फोन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आपको जो है उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखाई देगा। तो आपका अपनी नजरों में सम्मान बढ़ेगा, समाज की नजरों में सम्मान बढ़ेगा, और आप ऐसे उन सब लोगों से बात कर पाएंगे जो अपनी व्यस्तताओं के कारण आप बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे अब कार्रवाई क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको कार्रवाई करना है कि अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करिए। राइट, अब आपने घोषित किया कि मैं अपने आप को आज क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूं, और जितना समय आपके पास ओरिजिनल आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, बचे हुए समय का आधा समय संकल्प कर लीजिए। तो अज्यूम करिए कि आपने 1 घंटे का प्रतिदिन ऊर्जा केंद्र के रूप में काम करने के लिए यदि संकल्पित किया, तो आपको दूसरी बार कहना है कि मैं क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र आज संकल्पित करता हूं कि 1 घंटे का समय मैं क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में लोगों को, अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा। राइट, तो आपको समय संकल्पित करना है। यदि आप 1 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, जो भी आसानी से, लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है कि आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अब इस संकल्प में आपको 3 काम करना है। यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई है, क्योंकि आजकल हर गांव खेड़े के बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, एनआरआई हैं, तो यदि कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके एनआरआई हैं तो उनकी आप सूची बनाइए। दूसरा, आपके प्रभाव क्षेत्र के आपके परिचित लोग देश के ही दूरस्थ स्थानों पर निवासरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची बनाइए। और तीसरे पार्ट में उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके आसपास हैं, जिनके पास आप जा सकते हैं, जो आपके पास आ सकते हैं, जिनसे आप फेस टू फेस संवाद करेंगे। तो जो भी आपने समय इसके लिए संकल्पित किया है, एक फोन आपको यदि एनआरआई आपके प्रभाव क्षेत्र में है तो उनको लगाना है, यदि प्रभाव क्षेत्र में नहीं है तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर आपके ही परिचित जो कि आपके स्थानीय जगह से दूर हैं, उन सबकी सूची बनाना है और केवल दिन में एक व्यक्ति को ऊर्जाकृत करना है। और तीसरा जो है, जो जहां पे आप रह रहे हैं,
जहां आपका नॉर्मल केस में मूवमेंट होता है, तो संकल्पित समय में आप या तो उनके पास चले जाइए या उनको अपने पास बुला लीजिए और अपने पुराने संबंधों की मिठास को जो है ना फिर से खोलिए और उनको ऊर्जाकृत करिए। तो आप ऊर्जाकृत कैसे करेंगे? जो हम आपसे अभी बातचीत कर रहे हैं इस बारे में, जो बहुत सारे ऑलरेडी ऑडियो वीडियो दिए गए हैं, उसमें से जो ऑडियो वीडियो से आपको ऊर्जा महसूस होती है उन ऑडियो वीडियो को सुनिए, सुनाइए और इसके बाद थोड़ा सा संवाद करिए और संकल्प कराइए। तो जैसे अभी आपने संकल्प किया है ऐसा वो लोग संकल्प करेंगे। अब इस बात को रिकॉर्ड पर करने के लिए कोशिश करिए कि संकल्प जो है फॉर्मल हो। संकल्प इस तरीके का होगा, मैं सो एंड सो आज जो है अपराध मुक्त भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में 1 घंटे का समय संकल्पित करता हूं। राइट। इस संकल्प के बाद हमें एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है या टेलीग्राम ग्रुप बनाना है और जिसमें कि हमें जिनको हमने संकल्पित किया है उनको जोड़ना है। इसका नाम होगा CFB क्राइम फ्री भारत एनर्जी सेंटर या ऊर्जा समूह और ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख लीजिए। राइट। और यहां पर अपने परिचितों को नहीं जोड़ना है, जिनको आपने संकल्पित कर लिया है उनको जोड़ना है। और जिस संकल्प के साथ ही जिन आपने उसमें जोड़ने के बाद साथ ही उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए। तो जो लोग संकल्पित हो गए हैं वहीं पर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, अब उनका अपना जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह या एनर्जी सेंटर। उनका जो नाम होगा वो ब्रैकेट में निकनेम उनका आ जाएगा और वो इसी प्रकार जैसे आप लोगों को प्रतिदिन संकल्पित समय में ऊर्जाकृत करेंगे वह भी ऊर्जाकृत कर पाएंगे। संकल्प के यदि आप वीडियो लेंगे तो उस वीडियो को जो है उसी ग्रुप में अपने ग्रुप में डालते जाइए। जो संकल्प होता है वो आगे लोग संकल्प को आगे बढ़ाता है, वो जिनको संकल्पित करेगा उनका नाम उसमें डालता जाएगा। और मेरा मुझे भी जो है हर ग्रुप में जोड़ दिया जाए। तो आप जब ग्रुप बनाते हैं तो उसके साथ ही में ही मैथिली शरण गुप्त को भी जोड़िए और हमारा मोबाइल नंबर है 9425606040। मैं रिपीट करता हूं 9425606040। इसे जोड़ दीजिए और इसे ग्रुप एडमिन बना दीजिए। इसमें जो प्रतिदिन आप संकल्पित जिन लोगों को करते हैं, जिनको ऊर्जाकृत करते हैं, उनके यदि आप 1 आध या 2 मिनट या 3 मिनट के वीडियो भी ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। आपके ऑडियो वीडियो हम क्राइम फ्री भारत की YouTube साइट पर जो है पब्लिश करेंगे। चौथी एक्टिविटी के तौर पर आपको क्राइम फ्री भारत YouTube को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह संवाद का तरीका है। और दूसरा जो है, जैसे ही क्राइम फ्री भारत का ऐप लॉन्च हो जाता है तो आप फॉर्मली उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यह है ऊर्जा केंद्र, आप में से हर कोई बन सकता है, शासकीय कर्मचारी बन सकता है, क्योंकि वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं कर रहा है, किसी वो एसोसिएशन का सदस्य नहीं बन रहा है, वो कोई नेगेटिव संवाद नहीं कर रहा है, वो शासन के विरुद्ध ना कोई बात कर रहा है, ना भाषण दे रहा है, ना कुछ कार्रवाई कर रहा है। तो उसके कंडक्ट रूल का कहीं कोई वायलेशन नहीं है। तो यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप व्यवसायी हैं, आप दुकानदार हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप कृषक हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप राजनेता हैं, आप वकील हैं, आप जो भी हैं, सभी लोग, विशेष तौर पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वह जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे ही बच्चे जो कि बबलिंग विद एनर्जी है, जिनका भविष्य आगे जुड़ा हुआ है, वह जो है अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ऊर्जाकृत कर सकते हैं। और इस ऊर्जा का जो है आप जो है क्या परिणाम निकलेगा। तो पहले तो मैं ये स्टेटस बताता हूं कि कैसे हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो यदि आपने 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, 10 ने 10 को ऊर्जाकृत किया तो 100 हो गया। जब दूसरे दिन 100 हो गए, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होगा, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन जो है 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। इसका मतलब है 9 दुर्गा के 9 दिनों में
क्राइम फ्री भारत 100 करोड़ के ऊर्जा केंद्र से जुड़ सकता है। तो और इसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसमें जो लोग शासकीय सेवा में हैं उनका भी कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में नहीं जुड़ रहे हैं। आप अपने को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, दूसरों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उनकी नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं, उनकी वेवसी को दूर कर रहे हैं, उनके फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। आप ना तो किसी के फेवर में कोई प्रचार कर रहे हैं, ना ही आप कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना ही आप रेल रोको कर रहे हैं, ना ही आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना ही आप दिल्ली जा रहे हैं, ना ही आप जंतर मंतर जा रहे हैं। लिहाजा हर कोई जुड़ सकता है और हम 9 दिनों के अंदर 100 करोड़ का प्रसार कर सकते हैं। सिर्फ जो है हमारे संकल्प की जरूरत है। यहां पे एक बार मैं फिर से दोहराता हूं कि आप ऊर्जा केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं है। तो जो आपसे वर्षों से जुड़े लोग हैं उनको ऊर्जाकृत करना है। यदि कोई व्यक्ति यह जान के कि आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे जानकारी लेना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, ऊर्जाकृत होना चाहता है, तो ऐसे अजनबी को भी आप ऊर्जाकृत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने से होके आपको उनको कांटेक्ट नहीं करना है। तो अभी तक हमने आपको एक कार्रवाई बता दी है कि क्या क्या करना है। हमने आपको एक कार्रवाई बता दी कि इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं। अब मैं विशेष तौर पर अपने राजनीतिक साथियों से कहूंगा कि आप ये देखिए, इस देश में 8 जो है नेशनल पार्टी हैं, 54 राज्य स्तरीय पार्टी हैं और 2797 अनरजिस्टर्ड पार्टीज है। इतनी बड़ी संख्या में ये पार्टी किसी का भला नहीं कर रही हैं, इनका कोई जानता नहीं है। इनसे जो है आई डोंट नो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो कुछ करते रहें उसको करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही आप अपने आप को क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित कर दीजिए। जो कि आप अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बाकायदा यथावत करते रहिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि आप किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप अपने जुड़े लोगों को सिर्फ ऊर्जाकृत कर रहे हैं। तो उनको आप ये पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, लंबे समय से उनका सामाजिक जुड़ाव रहा है, चाहे उनका प्रभाव क्षेत्र छोटा ही क्यों ना हो, वह महा ऊर्जा केंद्र के रूप में जुड़ पाएंगे। ऐसे ही जो एनजीओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को खिला रहे हैं, कोई जो है ब्लड ग्रुप के लिए काम कर रहा है, कोई अनाथ लोगों को पालन पोषण में काम कर रहा है, कोई गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये जितने भी एनजीओज हैं वो अपना काम यथावत करते जाएं, बट उसके साथ ही वो क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करके अपने लोगों को इससे जोड़ेंगे तो आप जो है महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे। और चूंकि आपकी इतने समय की तपस्या है तो आपका जो है प्रभाव क्षेत्र ज्यादा होगा। हम जल्दी से 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों तक पहुंच पाएंगे। यह बहुत ही आसान है और इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। आप आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ रहे हैं, आसुरी शक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। इसमें किसी नियम, कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। पूरी पॉपुलेशन 137 करोड़ लोग जो है इस अपने आप को ऊर्जाकृत कर सकते हैं। इसमें किसी जाति, किसी धर्म के लफड़े में नहीं पड़ना है। सभी लोग जुड़कर इस देश के संयुक्त ऊर्जा से जो आसुरी शक्तियां हैं उनको बेबस करना है। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि आप कैसे आसुरी शक्तियों को विजय कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने फिलॉसफी ली है कबीरदास जी के दोहे से, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो कबीरदास जी ने यही कहा है कि ऊर्जा केंद्रों का फैलाव करते करते चारों तरफ से ऊर्जा केंद्र हो जाएंगे तो सभी लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे। जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे तो उनके जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्होंने लंबे समय के उन नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण, उन निराशा के कारण, बेबसी के कारण उन्हें पत्थर बना दिया है। इन पत्थरों पर ज्यादा एनर्जी आप मत लगाइए, आप निराश भी मत होइए, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए।
जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी तो यह पत्थर जो है ऊर्जा केंद्र नहीं, सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे और उनका योगदान बड़ा होगा। इसके बारे में मैं वाल्मीकि जी का उदाहरण देना चाहूंगा कि वाल्मीकि जी एक निरीह प्राणी थे, डकैत थे। जब वो ऋषियों के कांटेक्ट में आए तो वो स्वयं महर्षि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की और महर्षि कहलाए। तो ऐसे ही जो पत्थर हैं, जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा होगी, तो यह पाषाण महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीधे महर्षि बन जाएंगे और हमें पूरी पॉपुलेशन में अपनी ऊर्जा को फैलाने का मौका मिलेगा। अब आपके ये ऊर्जा केंद्र जो है वोटर भी हैं और ये डेमोक्रेसी है। हम अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से समय समय पर उनके प्रभाव क्षेत्र में, उनकी जानकारी में जो महा ऊर्जा केंद्र हैं, उनके नाम और उनका विवरण प्राप्त करेंगे। हम खुद उनको अप्रोच करेंगे, उनको अपने आप से जोड़ेंगे, उन्हें महा ऊर्जा केंद्र बनाएंगे। क्राइम फ्री भारत ने अपनी ऑलरेडी एक विश लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हम ड्राफ्ट कानून भी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे जिससे देश पूरा बदल जाएगा। आज की आसुरी शक्तियां जो है वो देवीय हो जाएंगी, ये बशर्ते यदि वो अपने आप को बदलें। तो क्राइम फ्री भारत का मानना है कि पार्टी तंत्र जो है सभी समस्याओं की जड़ है। इसने अपने आप को प्राइवेट कंपनियां, पारिवारिक कंपनियों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसने प्रजातंत्र का गला घोटा है। पार्टी व्हिप के कारण हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, वो हमारा मत पार्लियामेंट में रखने की स्थिति में नहीं है। यदि वो ऐसा करते हैं तो पार्टी व्हिप से वो उनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, लिहाजा वो बेबस हैं। तो क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के बाहर हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है, कहीं वो खो ना जाए, कहीं वो छुड़ा ना लिया जाए, तो वो अत्यंत ही डरे हुए प्राणी हैं। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो अपने ऊपर पार्टी का जो है ना बिल्ला लगा के, पार्टी का पट्टा लगा के जो है ना हर जगह खड़े हुए हैं। आप एक उनके लिए वोट देने वाले गुलाम हैं, इससे हटकर और कुछ भी नहीं है। अब ये आसुरी शक्तियां को जब जो है हम सबसे पहले अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, फिर विवश करेंगे, और यदि विवश नहीं होते हैं तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होंगे और अपने 100 करोड़ या 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के 545 महा ऊर्जा केंद्रों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार के तौर पर उतारेंगे और उन्हें अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के न केवल जिताएंगे बल्कि इन आसुरी शक्तियों की जमानत जब्त होंगी। तो हमने इसका जो पूरी पॉलिसी अडॉप्ट की है वो रामायण से ली है, जिसमें भगवान राम जब माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका जाना चाहते हैं और समुद्र उसके बीच में एक बाधा होता है, तो भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते हैं और समुद्र जो जड़ है, मूर्ख है, उसको उसका दिल नहीं पसीजता है, वो कोई जो है विकल्प पेश नहीं करता है। तब भगवान राम को गुस्सा आता है, वो अपने तरकस से तीर निकालते हैं और अपने धनुष पर संधारण करते हैं कि अब समय आ गया है कि इसे सुखा दिया जाए। और उस समय रामायण में इसे बहुत सुंदर चौपाई के रूप में कहा गया है, विनय न माने जनद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए ना प्रीत। तो इसमें तीनों पार्ट हैं। पहले 3 दिन तक अनुनय विनय और प्रार्थना है, फिर जो है तीर को निकाल के संधारण करने का जो क्रियाकल्प है वो बेवश करने का क्रियाकल्प है। समुद्र जो है बेवश होकर आ गया, उसने जो है ना उपाय बताया
कि हे भगवान, आपके पास नल और नील हैं, उनके पत्थर जो है चूहे पत्थर तैरते हैं, तो उनके पत्थरों से यदि आप राम सेतु बना लेंगे तो मेरी मर्यादा रह जाएगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो यदि ये असुरी शक्तियां विवश होकर काम करती हैं तो ये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि फिर यह विवश होकर वो सब करके वो देवी व्यवस्था जमीन पे ले आएंगे जिसका क्राइम फ्री भारत अपेक्षा कर रहा है। यदि यह अपने अहम में नहीं मानते हैं तब क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा। इस दौरान हम अपने 545 महा ऊर्जा केंद्रों की पहचान कर चुके होंगे। उन्हें पार्लियामेंट के मेंबर उम्मीदवार के रूप में उनको खड़ा किया जाएगा और 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें जबरदस्त बहुमत से सभी 545 सीटों पर जिताया जाएगा और इन आसुरी शक्तियों की लगभग सभी की जमानतें जब्त होंगी। अब इसमें कोई लोचा नहीं है, आप कोई है कि जनता को ऊर्जाकृत किया जाए और जनता की संयुक्त ऊर्जा से शंखनाद करते हुए पहले अनुनय विनय और प्रार्थना की जाए। यदि असुरी शक्ति अपने अहम में प्रार्थना अनुनय विनय को नहीं सुनती है तो फिर विवश करने की कोशिश की जाए, और यदि विवश भी नहीं होती हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अवतरित हो और अपने जो है संकल्प के माध्यम से 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों को जोड़े और इस दौरान महा ऊर्जा केंद्रों को भी पहचाने और उन महा ऊर्जा केंद्रों का उपयोग करते हुए, उनके प्रभाव का उपयोग करते हुए यह 100 करोड़ की यात्रा 137 करोड़ तक पहुंचाई जाए। इस दौरान 545 महाकर्मी योगियों को, जो कि महा ऊर्जा केंद्र भी होंगे, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार के बतौर क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करेगी और अपने 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन आसुरी शक्तियों को पराजित करेगी। अधिकांश आसुरी शक्तियों की जमानतें जब्त होंगी। अब आसुरी शक्तियों का मुकाबला क्या इतना आसान है? क्या जो है कॉस्मिक ज्ञान कह रहा है, मैं उसे जो है ऐसे सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप उसे आसानी से समझ जाएं। हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी आसुरी शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती है। और ऑन द टॉप अभी जो कल आंचल जी का सुझाव आया, उस सुझाव के बाद तो 2022 से 2024 के बीच में जो है ये आसुरी शक्तियां यदि कुछ साठगांठ करके आपके प्रति अन्याय करने की कोशिश करेंगी तो उस अन्याय के मुकाबले की भी स्कीम है जो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। तो ये ऊर्जाकृत क्या है? ऊर्जाकृत करने का मतलब ये है कि आज जो हम अपने एटमॉस्फेयर में जो नकारात्मकता है, जो इन आसुरी शक्तियों का, अपराधियों का, गुंडा मवालियों का आतंक है, जो ये लोग महिमा मंडित हो रहे हैं, अपने दरबार बना रहे हैं, हमारे दुष्ट आसुरी शक्ति राजनेता इन अपराधियों को केवल टिकट देकर जिता ही नहीं रहे हैं, बल्कि इन दुष्टों को, गुंडे मवालिये और अपराधियों को अपने मंच पर बिठाने का, उनको फूल मालाएं पहनाने का, उनको महिमा मंडित करने का मौका दे रहे हैं। जो नेताजी स्वयं, जिनके स्थायी वारंट हैं, उनके गुंडा मवालियों के विरुद्ध भी स्थायी वारंट हैं। जिस पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप में डालना चाहिए, वो इनको सुरक्षा देने के लिए मजबूर है, वो इनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर है और कई बार अपनी पोस्टिंग कराने के लिए, इनकी खुशामद करने के लिए भी मजबूर है। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। लिहाजा इस व्यवस्था से चारों तरफ जो है एक निराशा, एक बेबसी का माहौल है।
यह ऊर्जा का जो कमाल है कि आपके अंदर की निराशा, पेसिमिज्म, आपके अंदर की बेबसी विलुप्त हो जाएगी और आपको विश्वास होगा कि आने वाले समय में आप इन आसुरी शक्तियों को विवश भी कर पाएंगे, और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो इन्हें इन्हीं के गेम में, चुनाव में इनकी जमानतें जब्त होंगी, और वह जमानतें क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होकर अपने महा ऊर्जा केंद्रों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार के बतौर पेश करेगी और 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के इनको इन्हीं के गेम में जो है ना पराजित करेगी। आइए अब समझते हैं कि कैसे, तो आपकी जो नकारात्मकता है, आपकी जो बेबसी है, जैसे ही आपको ये ज्ञान बढ़ेगा, जैसे ही आप ऑडियो वीडियो देख के अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे और आपको लगेगा ये 2 साल का ही समय है, इस 2 साल में भी जो है जैसे ही ऊर्जा केंद्रों का एक टेक्निकल सिस्टम लागू हम जो बाद में आपको समझाएंगे, तो इस दौरान भी ये आसुरी शक्तियां आपको इलीगली परेशान नहीं कर सकते हैं, इनके गुंडा मवाली आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं विस्तार से समझाऊंगा। अभी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि आप राजनीति में हैं, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो उसे श्रद्धा से लगे रहिए। वैसे मुझे पूरा मालूम है कि आज 8 नेशनल पार्टी हैं, 54 राज्य की पार्टियां हैं और 2797 नॉन अफिलिएटेड टाइप की पार्टी हैं, अनरजिस्टर्ड टाइप की पार्टियां हैं। इतनी सारी पार्टियां किसके लाभ के लिए बन रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो अपने लाभ के लिए हैं, जिससे कि वो लेटर हेड पे अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख सकें, या अपना विजिटिंग कार्ड बना सकें, या अपने गाड़ी में जो है कुछ बैनर लगा सकें, या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी चंदा वंदा इकट्ठा करके उस धन को बिना टैक्स दिए अपने आप पास हड़प ले और अपने जेबन अपने लिए उपयोग करे? क्या ये कारण है? यह एक अपने आप में विवेचना का विषय है। मैं किसी जो है स्टूडेंट को चाहूंगा कि वह इसको एज ए पॉलिटिकल रिसर्च ले और इस पर रिसर्च करके बाकायदा जो है अपनी थीसिस सबमिट करे, और वो थीसिस जो है हम सब लोगों का ज्ञान बढ़ाने के काम आएगी। तो जो भी काम कर रहा है, चाहे पॉलिटिकल काम कर रहा है, चाहे इंडस्ट्री का काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, वकालत कर रहा है, दुकान का व्यवसाय कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो अपना काम, चूंकि उसके अंदर की निराशा, नकारात्मकता और बेबसी गायब हो जाएगी और एक ऊर्जा की चिंगारी और एक सकारात्मकता पैदा होगी। ये विश्वास पैदा होगा कि अब 2 साल का ही समय है, 2 साल में व्यवस्था बदलेगी। यह सकारात्मकता नकारात्मकता को खत्म कर देगी और हम जो भी समय उसमें लगा रहे हैं उस समय में हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी और हम जो उससे धन कमा रहे हैं संभवतः वो ज्यादा धन कमा पाएंगे। इन एनी केस आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको चक्का जाम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको रेल रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको दिल्ली जाने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको जंतर मंतर पे इकट्ठे होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लिहाजा ये आसुरी शक्ति अपने गुंडा मवालियों को भेजकर आपकी शांत प्रिय एक्टिविटी में खलल पैदा करके आप पर लाठियां भांजने का, आपके ऊपर गोली चलाने की कुत्सित जो है ना मौका उनको अवेलेबल नहीं होगा। फिर आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको अपने आप को क्राइम फ्री भारत का CFB ऊर्जा केंद्र घोषित करना है। तो आपकी भाषा क्या रहेगी? आज मैं सो एंड सो अपने पूरे विवेक से, पूरी राष्ट्रीयता से, पूरी देशभक्ति के से अखंड हिंद को जो है ध्येय मानते हुए आज मैं
अपने आप को क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को हैं। अपने लोगों से ही आप चर्चा कर रहे हैं, अपने लोगों को ही ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उनकी नकारात्मकता को आप खत्म कर रहे हैं, उनकी बेबसी को खत्म कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन से, ज्यादा फोकस से कर पाएंगे, जिससे उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज्यादा अर्थ लाभ मिलेगा। वो ऐसा कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं कि आसुरी शक्ति उनको नुकसान पहुंचा पाए। तो ना वो जो है चक्का जाम कर रहे हैं, ना वो रेल रोको कर रहे हैं, ना वो जुलूस निकाल रहे हैं, ना वो दिल्ली जा रहे हैं, ना वो जनता मंदिर पे जा रहे हैं। लिहाजा ये आसुरी शक्तियां अपने गुंडे मवालियों को भेज के, उग्र विवाद करा के, लाठियां भाजने का, गोली चलाने का दुष्कृत्य नहीं कर सकते हैं। आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम करने का वो नहीं कर सकते हैं। हमारी आंचल जी ने एक सुझाव दिया कि साहब यदि ये ऊर्जा केंद्र इकट्ठे हो जाते हैं और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या ये मदद मिल सकती है। तो मैं आंचल जी को बताना चाहता हूं कि उनके इस सुझाव को मान लिया गया है। जब मैं डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट था, तब हमने एक पूरा आपदा का रिस्पांस सिस्टम बनाया था, जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जियो टैग करके सिस्टम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियरेस्ट वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करता था और हम जितने वॉलंटियर चाहते थे उन वॉलंटियर्स को जो है ना मैसेज चला जाता था और वो जो है उनको एक मैप के माध्यम से उनको गाइड भी किया जाता है कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। तो उसी तरीके से ऊर्जा केंद्रों को जो है जियो टैग कर दिया जाएगा और जहां पे गड़बड़ी हो रही है इनका ऐप भी होगा, तो ये ऐप से जो है चीजों को रिकॉर्ड कर पाएंगे, वहां पहुंच पाएंगे। जो गड़बड़ी करने वाली आसुरी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे कर पाएंगे और उनको प्रोजिक्यूट करने का जो है स्थिति पैदा कर पाएंगे। तो 2024 के बीच में भी जो है आंचल जी के इस सुझाव के कारण ऊर्जा केंद्र जो है अपनी शक्ति से अपने साथियों के प्रति कोई भी जो है मक्कारी और बदमाशी नहीं होने देंगे। यह एक बहुत अच्छी सलाह है। चूंकि हमने इसका टेक्नोलॉजी मॉडल ऑलरेडी डेवलप किया है, लिहाजा इसको इंटीग्रेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आंचल जी को अच्छे सुझाव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अब जो है कुल मिलाकर हमें प्रतिज्ञा करना है, तो मैं एक बार फिर से, अभी ये फक्र की बात है कि करीबन 2.5 लाख लोग जो है क्राइम फ्री भारत या मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे ऑडियो वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आपको आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जिस फील्ड में भी हैं वह अपना काम करते रहें और आज ही अपने आप को क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के जो हमने 3 सूची बनाई है उसके हिसाब से जो है लोगों को ऊर्जाकृत करना चालू करें। हम 9 दिन में, 10 दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएंगे और आपको जैसा कहा गया है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ेंगे जिनको आपने संकल्पित करके ऊर्जाकृत किया है। और ऊर्जा के जो संकल्प के आप वीडियो भी बना लीजिए तो उसे इस ग्रुप में भी डाल पाएंगे आप। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिनको आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं, संकल्पित कर रहे हैं, उन्हें उसी समय अपना भी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है जिसका नाम CFB एनर्जी सेंटर या ऊर्जा समूह और ब्रैकेट में वो अपना नाम कर सकते हैं। यहाँ अपने जान पहचान के लोगों को नहीं जोड़ना है, जिनसे बातचीत करके आपने उन्हें ऊर्जाकृत किया है, जिन्होंने क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के बतौर अपने आप को संकल्पित किया है। केवल उन्हीं लोगों को जोड़िए और देखिए कि 10-15 दिन में एक कमाल हो जाएगा। और ये जो आंचल जी की जो सलाह थी उससे तो बहुत ही ज्यादा जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि इन 2022 से 2024 के बीच में भी हम अपने ऊर्जा केंद्रों को जो इन आताताइयों और आसुर शक्तियों के द्वारा जो अत्याचार और जो शोषण किया जा रहा है उसको रोकने की भी एक तरकीब जो है हमारे पास आ गई है और जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। मैं एक बार पुनः माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को सुनें और हमारे अन्य विनय और प्रार्थना को सुनें। और जो चीज हम आपसे मांग रहे हैं एक बार मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूं कि
कृपया उसे देश हित में, देशभक्ति में, अखंड भारत के हित में कृपया उसे जरूर करें। आज भारत अखंड भारत के रूप में अपने आप को देखना चाहता है, जिसमें कि श्रीलंका भी होगा और बर्मा भी होगा। इसमें उन लोगों का भी लाभ होगा। भारत के जो विश्व कुटुंबम का जो सिद्धांत है, उसके तहत सभी आत्माओं को, सभी लोगों को अपने पूरे पोटेंशियल तक विकसित करने का अवसर मिलेगा। एक समृद्धशाली देश जो है ना निर्मित होगा। एक बार मैं पुनः दोहराता हूं कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि पार्टियों ने परिवारवादिक प्राइवेट कंपनियों को पैदा किया है, जो कि राजतंत्र का जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है। हमें अपराधी विहीन राजनीति चाहिए। माननीय मोदी जी, आपसे अनुनय विनय और प्रार्थना है कि 2017 से लगातार सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकरणों में आपसे निवेदन अनुरोध कर रहा है कि आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करके उसमें कानून के निर्माता अपराधी ना हो, ये प्रावधान आप वहां लाएं। एक वीडियो के माध्यम से मैं इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। साइबर क्राइम फ्री भारत और क्राइम फ्री भारत बहुत आसान है। इस बारे में मैंने एक वीडियो जारी किया था। माननीय मोदी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उसे आप बारीकी से सुने। यदि उसमें कुछ संशय है तो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आप कृपया जो है साइबर क्राइम फ्री भारत करें। देन आज ही जो है 2024 की कोई डेट निश्चित कर दें, जिसके बाद पेपर करेंसी डिमोनेटाइज हो जाएगी। आपने ऑलरेडी जो है ना डिजिटल करेंसी के लिए इस बजट में घोषणा कर दी है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके निर्देशों के तहत आरबीआई ने फीचर फोन, बेसिक फोन में भी फोन पे का सिस्टम ले आया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर ठेले पर फोन पे का जो है स्टिकर लगे हुए हैं। हम ऑलरेडी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 0-1 का बाइनरी गेम है। लिहाजा हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत पैदा करना होगा और उसके लिए साइबर क्राइम मुक्त भारत भी पैदा करना होगा। और साइबर क्राइम करना आसान नहीं है। कृपया हमारे उस वीडियो को ध्यान से सुने, जिसमें मैंने विस्तार से इस पॉइंट को समझाया है। जैसे ही हम पेपर करेंसी मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे, उसके साथ ही जो है चमत्कार होने वाला है। काला धन विलुप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप विलुप्त हो जाएगा, ड्रग माफियाज को पैसे नहीं पहुंचेंगे, टेररिस्ट को पैसे नहीं पहुंचेंगे, नक्सल्स को पैसे नहीं पहुंचेंगे, ये जो अवैध हथियारों के गिरोह हैं उनके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे। जो भारत को बांटने वाली शक्तियां टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में जो है चारों तरफ सक्रिय हैं, वह भी जो है सुप्त हो जाएंगी। इस बारे में आपने जो अभी फेरा के तहत प्रावधान किए हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो कि भारत को विभाजित करने पर, विदेशियों के इशारे पर भारत को विभाजित करना चाह रहे हैं, उनकी जान काफी हद तक सूख गई है। और जैसे ही हम पेपर करेंसी मुक्त भारत करेंगे, वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे, वो जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट। इसके बाद हमें टैक्स फ्री भारत लाना है। आज हमारे लोग टैक्स की मार से महंगाई में पिसते जा रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम, आज जो आप भारत विभिन्न टैक्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा तो हम आपको उससे 4 गुना से 10 गुना ज्यादा पैसा तो हम आपको क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से देने की स्थिति में है। और लगभग 10 गुना पैसा जो 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी उससे आएगा। तो आपके पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल होगा। और काला धन भी नहीं होगा और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। तो ये 20 गुना पैसा 100 गुने का काम करेगा। हमारा जो डेवलपमेंट की स्पीड बहुत हाई होगी। हमारे हर व्यक्ति की डिस्पोजल इनकम बहुत हाई होगी। और जब डिस्पोजल इनकम हाई होगी तो एक्सपेंडिचर हाई होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। हम जो है जंक फूड और जंक चीज को जो है ना नहीं करेंगे। हम जो है कृषि को रासायनिक खाद, हार्मोन्स और बाकी चीजों से मुक्त कर देंगे।
हम जो है जहरनुमा केमिकल से बनाए गए मिल्क को विलुप्त कर देंगे। और अभी हम जो है 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं और 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा कर रहे हैं। 48 करोड़ लीटर दूध, टैंकरों में दूध नकली केमिकल यूरिया से बनाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसे दुष्टों के विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत आसान है। आप अपने तंत्र को कहिए कि इन दुष्टों के विरुद्ध कार्रवाई हो। मैं आपसे फिर अनुनय और विनय और प्रार्थना करता हूं कि आपके ही लोगों ने बहुत रिसर्च कर ली है। आचार्य जी हैं जो कि गवर्नर गुजरात हैं, उन्होंने अपने आप ही जो है ना बहुत सारा इसमें प्रयोग किए हैं। घन अमृत, जीवामृत और माइक्रोब्स और इस तरीके के प्रयोगों से हम अपने कृषि को जहर मुक्त करके दोबारा अमृत मुक्त युक्त कर पाएंगे। और उसमें हम जब मेडिसिनल एलिमेंट डाल देंगे तो हमारा यह खाद्यान्न जो है वो सुपर अमृत हो जाएगा और हम उसे अपने देश में और विदेशों में, देश में 2 MSP से 3 MSP और 10% का उसमें डिस्काउंट भी होगा, तो 1.7 MSP से 2.7 MSP जो है उस पर भारतीय खरीद पाएंगे और 10 MSP से 100 MSP पर जो है विदेशी लोग खरीद पाएंगे और अमृत के भाव में बिकेगा। हमारे किसान जो है उनकी 4 से 5 गुना आय तो शुरू में ही बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको किसी बिना कॉस्ट इनकम्बरेंस के उनको 1 MSP मिलेगा। अभी वो उनको 1 MSP भी नहीं मिल रहा है और ढेर सारी कॉस्ट उनके ऊपर जड़ रही है और वो जहर भी पैदा कर रहे हैं। मिट्टी मृत प्राय हो गई है। और फिर हम लाइफ स्टाइल से भी रासायनिक चीजों को गायब कर देंगे, कॉस्मेटिक्स को गायब कर देंगे, तो हमारा शरीर ऊर्जामय होगा, हमारा चेहरा ऊर्जामय होगा। हम जो है अभी बीमारियों से घिर गए हैं। विशेष तौर पर यदि हमने अपना मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो आने वाले समय में 5 साल में हर 3 में से 2 भारतीय कैंसर से सफर करेंगे और उसको अटेंड करने के लिए 1 व्यक्ति लगेगा। इसका मतलब है 99% पॉपुलेशन कैंसर या उससे रिलेटेड विविधता से जुड़ रही होगी। हमारे दुष्ट डॉक्टर आपके जीवन सेवक ना होकर, जैसा कि कोरोना के समय में उन्होंने पैसा कमाया है, ऐसे ही वो पैसा कमाएंगे। उस समय हमारे लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होगी, बाकी स्थिति कैसी होगी। लिहाजा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अनुनय विनय और प्रार्थना कर रहा हूं, इसे मानिए, अन्यथा शंखनाद के जरिए से, तो ये शंखनाद जो है थाली रूपी शंखनाद होगा और दीपक जलाया जाएगा तो वो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करेगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आप विवश नहीं होंगे तो मैं सभी आसुरी शक्तियों को उनके ही गेम में उनको शिकस्त देंगे, उनको पराजित करेंगे अपने 100 या 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, जो कि वोटर भी होंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि आपके लोगों की जमानतें जब्त होंगी। लिहाजा हमारी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। लिहाजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये जितने भी बातें हमने कही हैं ये जनहित में हैं। मैं इनकी टेक्नोलॉजी खुद भी विकसित कर रहा हूं, इनके ड्राफ्ट लॉ खुद भी बना रहा हूं। यदि आप किसी विषय पर भी हमसे चर्चा करना चाहेंगे तो हम आपको जो है ना सहर्ष उस विषय पर चर्चा करेंगे। हम एक एक विषय पर एक के बाद एक जो है बहुत सारे वीडियोज लाएंगे, जिससे मेरी बात जो है वो अनुमान लगाने की जरूरत ना हो, वो विस्तृत रूप में जो है लोगों के पास उपलब्ध हो। एक बार पुनः मैं अपने जुड़े सभी लोगों को जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा उससे अनुनय विनय और प्रार्थना करता हूं कि आज ही आप संकल्प लें क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में, और हम बहुत कम समय में पूरी आबादी पर पहुंच जाएंगे। और कबीरदास जी के दोहे को चरितार्थ करते हुए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो ऐसा हम अपने देश को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, उससे नकारात्मकता हटा पाएंगे, आसुरी शक्तियों को परास्त कर पाएंगे, आसुरी शक्तियों को विवश कर पाएंगे। आओ ऐसी चीज को
हम जमीन पर उतारें और अपने माध्यम से इन आसुरी शक्तियों को शिकस्त देते हुए एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करें जिसमें हर प्राणी जिसने जन्म लिया है वो अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो हो सके। उसे ये राजनेता, ये धर्म के ठेकेदार, ये जाति के ठेकेदार अपने हित में दोहन ना कर सकें। वह जो है अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाएंगे, लेकिन इन बेचारे गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे। उन्हें जो है संविधान की व्यवस्था, संविधान के अनुरूपों के खिलाफ जिहादी मानसिकता पैदा करेंगे, उनको उनके साथ फरोग करेंगे, उनके साथ झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि जो है आप किसी की हत्या करोगे तो आपको 72 नूरें मिलेंगी। यह दुष्टता की पराकाष्ठा है। तो आसुरी शक्ति चाहे वो राजनेता के रूप में हो, आसुरी शक्ति चाहे वो जाति के नेता के रूप में हो, आसुरी शक्ति चाहे वो मजहब के नेता के रूप में हो, उन सभी आसुरी शक्तियों को क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र पराजित करेगा। मैं आपको सावधान कर रहा हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया आप हमारी अन्य विनय और प्रार्थना को सुनिए। कृपया अपने अहम को त्याग कर विवश हो जाइए। हमने आपको चुना है, आपका पदी धर्म है, पदी कर्तव्य है कि जो नियम कानून पूर्व में घृणित तरीके से, षड्यंत्र तरीके से बनाए गए हैं, जो व्यवस्था षड्यंत्र पूर्वक थोपी गई है, आप पार्लियामेंट को 365 दिन चलाइए और रोज उन कानून को ठीक करिए, रिपील करिए। यदि आप कहेंगे तो मैं इन बहुत सारे लॉ कॉलेज की छोटी छोटी कमेटियां बनाकर क्या संशोधन किया जाना है उसका ड्राफ्ट भी आपको भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल मुझे आपके आदेश की अपेक्षा है। और लेकिन 2024 देश का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा, जब जो है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने से कोई भी आसुरी शक्ति जो है रोक नहीं पाएगी। यह मैं इस देश के लिए का संकल्प लेता हूं, इस देश को आश्वासन देता हूं कि यह हकीकत बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।